नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ खास खबरों का। देश भर में शहरों में फैला कोरोना अब गांव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी कहर बनकर टूट रही है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने रविवार को एक ट्वीट करते हुए कहा कि शहरों के बाद अब गांव भी परमात्मा पर निर्भर। राहुल ने इस ट्वीट को करते हुए किसी खबर की हेडलाइन भी शेयर की है। यूपी के रायबरेली के छोटे से गांव सुल्तानपुर खेड़ा, जिसकी आबादी 2000 लोगों की है, यहां लगभग 500 परिवार रहते हैं। बीते कुछ दिनों से हर तरफ मौत का मंजर दिखाई दे रहा है। हर घर में आंसू और मातम पसरा हुआ है। बीते दिनों में यहां पर 17 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार यह गांव आज भी अपने किसी भगवान रूपी नेता का इंतजार कर रहा है। वहीं दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर रोहतक जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर गांव टिटौली के ग्रामीण लगातार हो रही मौतों से दहशत में हैं। 10 दिन में करीब 40 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। इन मौतों के कारण तो अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन बुखार के बाद तबीयत बिगड़ने की वजह सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गांव में कोरोना लक्षण जैसे जुकाम और बुखार से इन्फेक्शन की शुरुआत होती है और सांस लेने में तकलीफ के बाद मौत हो जाती है। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर कोविड संकट और सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। खड़गे ने अपने पत्र में कोविड से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बजट में आवंटित 35,000 रुपए का उपयोग करें, टीके के उत्पादन को बढ़ाएं और टीके, पीपीई, एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और सैनिटाइजर पर जीएसटी माफ करें। इसके साथ ही उन्होंने राहत सामग्री के वितरण में तेजी लाने का आग्रह किया। इसी प्रकार उन्होंने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को लिखे पत्र में उनसे स्थायी समितियों की आभासी बैठकें बुलाने की मांग की। इससे पहले सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कोविड के संकट पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी पर लगातार हमला बोल रहे हैं, साथ ही केंद्र सरकार की तैयारियों को लेकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मुश्किल दौर में भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चालू रखने पर सवाल उठाए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे प्रधानमंत्री आवास पर भी राहुल ने तीखा कटाक्ष किया है। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के जसराना के विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हो गए थे। उनके साथ ही उनकी पत्नी संध्या लोधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। पहले तो इनको फिरोजाबाद के आइसोलेशन वार्ड में ही भर्ती किया गया था। विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी को उनकी तबीयत ठीक होने के कारण शनिवार को आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी मिल गई, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने पर उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए 7 मई को ही रेफर कर दिया गया था, जहां पप्पू लोधी के अनुसार उनकी पत्नी को करीब 3 घंटे तक जमीन पर ही लिटाए रखा गया। जिलाधिकारी के कहने पर मुश्किल ही उनको एक बिस्तर उपलब्ध हो पाया। विधायक के अनुसार अभी भी उनकी पत्नी की हालत कैसी है उन्हें नहीं बताया जा रहा। बीजेपी विधायक की माने तो एसएन मेडिकल कॉलेज में अच्छी तरह से इलाज नहीं मिल रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब विधायक की पत्नी को ही जमीन पर लेटना पड़ा और उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी की कैसी हालत है ये भी उन्हें नहीं बताया जा रहा, ना ही उन्हें खाना दिया जा रहा है, ना ही पानी दिया जा रहा है। अधिकारी और डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कह रहे। आप सब लोगों को अपनी ब्यादा कह रहा हूँ। मेरी पत्नी संध्या लोधी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी फिरोजाबाद से। वहाँ उसी ज़मीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया। यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला।
आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। अभी तक हम लोगों का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात जगकर पूरे प्रदेश के हालचाल ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने बहुत धन्य की भूमिका निभाई है कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो किया। ईश्वर ना करे कभी किसी गरीब के साथ ऐसा हो। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से। बिहार के बेतिया से भी एक खबर सामने आई है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में मरीज को ठेले पर ढोया जा रहा है। यह वीडियो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलने के लिए काफी है। यह वीडियो नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल का है, जहां एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों को ठेले पर लेकर परिजन अस्पताल जा रहे हैं। ठेले पर लेटा मरीज चंदन पासवान नरकटियागंज शिवगंज वार्ड नंबर 7 का निवासी बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि पीएचसी प्रभारी को फोन किया गया तो उनका मोबाइल बंद था। उसके बाद उन्होंने प्रशिक्षु एसडीएम को फोन लगाया, जिसके बाद उनके द्वारा एक नंबर दिया गया। उस नंबर पर जब परिजनों ने फोन किया तो बोला गया कि 30 मिनट बाद आपको एम्बुलेंस मिलेगी, लेकिन परिजन इंतजार नहीं कर पाए। परिजनों का कहना है कि मरीज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी, जिस कारण उन्हें मजबूरन ठेले का सहारा लेना पड़ा और ठेले से ही नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचना मुनासिब समझा। यह तस्वीरें 21वीं सदी के भारत की तस्वीर है। इस तस्वीर से स्वास्थ्य महकमे को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीर, जहां आज भी एम्बुलेंस के अभाव में मरीज को ठेले पर ढोया जा रहा है। उसका ठीक नहीं है, उसका SpO2 बहुत डाउन है। ठीक है, 4 दिन तक इधर आ रहा था, लोग चेक नहीं कराया। जब ज़्यादा सीरियस हो गया तो लोग लेके आए हैं, क्योंकि उनको अब ICU की ज़रूरत है। यहाँ जितना हम लोग को ट्रीटमेंट करना है हम लोग कर दे रहे हैं, हम लोग उनको रेफर कर देंगे। सर, उन लोगों का आरोप है एम्बुलेंस नहीं मिला, जिसके कारण ठेले पे लाया गया है। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? और सर, यहाँ अस्पताल पे आने के बाद स्ट्रेचर भी नहीं मिला। स्ट्रेचर तो है, अभी स्ट्रेचर पे पेशेंट आया है। सर, उन लोग कह रहे हैं स्ट्रेचर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है अस्पताल में। अब तो आप आए खुद देख लीजिए, स्ट्रेचर तो यहीं पड़ा हुआ है, स्ट्रेचर पे ही मरीज आया है। जितना एफर्ट है उससे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 8 डॉक्टर 9 डॉक्टर पॉजिटिव हो चुका है। अब तो पूरा देश का हाल देख हुई थी, तो मैंने तुरंत हॉस्पिटल में पीएचसी प्रभारी को फ़ोन लगाया, उनका नंबर नॉट रिस्पॉन्ड बताया। तो फिर मैंने एसडीएम साहिबा प्रशिक्षु पदाधिकारी शाहिला हीर मैम को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने मुझे यहाँ के कंट्रोल रूम का नंबर दिया। मैंने कंट्रोल रूम में बात किया तो उन लोगों का जवाब जो था बहुत सही तरीके से नहीं, तो वो बोल रहे थे कम से कम 30 मिनट लगेंगे। तो मैंने बोला कि यहाँ स्टेज पेशेंट की क्रिटिकल और आप लोग 30 मिनट की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने आनन फानन में हम लोगों ने ठेला पे लेके आना मुनासिब समझा। जान है तो जहान है। क्या स्थिति अभी, क्या नाम है पेशेंट? अभी तो डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट की जांच की जा रही है। स्थिति तो अभी गंभीर बनी ही हुई। क्या नाम है पेशेंट? मेरा नाम पेशेंट का नाम है चंदन पासवान। घर उनका? शिवगंज वार्ड नंबर 7। क्या करने, मतलब क्या हुआ था उनको? तो उनको सांस लेने में दिक्कत थी और बॉडी में। वहीं बिहार के ही कटिहार का एक वीडियो और वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एम्बुलेंस कर्मचारी कोरोना संक्रमित मरीज के शव को नदी में फेंक रहे हैं। ये वायरल वीडियो कटिहार के मुफस्सिल थाना इलाके का बताया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान वैसे तो सिस्टम पर कई सवाल उठ ही रहे हैं। इस बीच बिहार के कटिहार से एक दुखद और हृदय विदारक ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था का क्या इंतजाम है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने भी ये वायरल वीडियो देखा है और इसकी जांच सिविल सर्जन महोदय के द्वारा की जा रही है और 24 घंटे में उस जांच का रिपोर्ट के लिए मैंने कहा है। उस जांच दल में सदर एसडीओ भी शामिल हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स मुझे मिल रहे हैं वो किसी अशोक चौहान जी का वो बॉडी था, जिनका देहांत परसों रात में हुआ था और उनके परिजन जो हैं
उनकी ज़मीन वहाँ पर शायद थी जिसमें कि वो पहले से ही गड्ढा खोद करके रखे हुए थे और उन्होंने वहाँ पर उस बॉडी को दफनाया है। ऐसी इनिशियल रिपोर्ट्स है, पर मैंने कहा है कि उनके परिजन को भी ट्रेस करके उनसे ये चीज़ लिखित में लेनी है। सिर्फ ड्राइवर के बयान, ड्राइवर कोई बासुकीनाथ झा जी हैं, सिर्फ उनके बयान पे हमें विश्वास नहीं करना है। अगर परिजन सामने आकर के लिख के या कह के देते हैं कि हाँ ये ऐसा हमारे द्वारा किया गया था, तो ठीक है। उनके पिताजी या जिनकी भी बॉडी थी तो उनके साथ क्या करना है वो डिसाइड करते हैं। अगर उनके परिजन सामने आकर के ऐसा नहीं करते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जो भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये तमाम खबरें आपने देखी। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कृपा शर्मा जी और वहीं बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रदीप जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। सर, आज के दिन राहुल गांधी ने 2 ट्वीट किए। अभी जो हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि शहर के बाद अब गांव भी परमात्मा पर निर्भर, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि अब गांवों में भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है और अब गांव की भी जो स्थिति है वो बस ईश्वर के भरोसे है। यानी कि वो साफ तौर पर ये समझा देना चाह रहे हैं कि अब सरकार के हाथ में कुछ नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? राहुल जी देश के अंदर वो चीजें दिख रही हैं और मैं ट्वीट के सहारे पहली चीज वो सहायता के लिए, हेल्प के लिए कहीं जा नहीं रहे, अपने कार्यकर्ता को दिशा निर्देश दे नहीं रहे, इंजेक्शन अपने लगवा नहीं रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी लगवा नहीं रहे। कुछ संदेश तो दें, मगर जो ह्यूमर फैलाना चाह रहे हैं लगवा तो लिया ठीक नहीं है देश के प्रति। आज लगवा लिया ना, चलिए बड़ा धन्यवाद। पहले बता दूं आपको मैं, ये जो चीज राहुल जी कर रहे हैं ना, आदरणीय राहुल जी को ये सब चीजें शोभा नहीं देते हैं। बहुत बड़े लीडर हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी भी एक बहुत बड़े दायित्व पे अभी निभा रहे हैं और सांसद भी है। एक क्षेत्र एक सांसद को ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। अगर कहीं चीजें गलत हो रही हैं तो एसडीएम को, डीएम को या मुख्यमंत्री को खुद डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मगर इस तरीके का छोटापन माननीय राहुल जी को शोभा नहीं देता है। इसमें राहुल जी को देश को राहुल जी की जरूरत है और राहुल जी को खुद धरातल पर उतर के चीजें देखनी चाहिए और अपनी पार्टी को भी जागरूक करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपके सब चीजें सुन रहा था, आप बिहारी कुछ रिपोर्ट बता रहे थे और वाकई में देश के अंदर राक्षसों की कमी नहीं है। हम खुद ही इस जो युवा जो आज की जनता जो हमारी जो राक्षस बनी हुई है, जो बीमार लोगों के प्रति, ये ठीक नहीं है। देखिए, अभी आपने बताया कि किसी को पानी में बहाने के लिए ले जाया जा रहा था, अभी कोई अधिकारी बता रहे थे कि उसके लिए पहले गड्ढा कर रखा था उसमें दबाने के लिए। कहीं एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसे 30 मिनट का टाइम दिया गया तो वो जल्दी में ठेली पे लेके चलती है। बिल्कुल ऐसी चीजें पूरे देश में सुनने को आ रही हैं और चल भी रही है। ऐसा नहीं है, लोग तो देखिए जिसका जब बीमार होता है तो जल्दी तो उसे अस्पताल पहुंचाने की होती है, चाहे मेरा भी क्यों ना हो। और आपके सामने उन्होंने कही भी कि भाई एम्बुलेंस 30 मिनट में पहुंचेगी आप तक, कहाँ फंसी है कहाँ नहीं फंसी है। देखिए, बिल्कुल इस समय देश में बहुत ज्यादा कोरोना का जो हाल चल रहा है उसके लिए सबका साथ चाहिए, जनता का भी साथ चाहिए। डॉक्टर तो साथ 24 घंटे दे ही रहे हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका भी साथ चाहिए। हमारे को मीडिया तो जितना बड़ा रोल निभा रही है आज की तारीख में, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मीडिया रोल निभा रही है इस समय। चीजें घर घर पहुंचाने में किस तरह इलाज होना चाहिए, क्वारंटाइन किस तरह होना चाहिए, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं ऐसे नहीं कहा, आई एप्रिशिएट, मगर इन चीजों को हमें अब धैर्य रखनी पड़ेगी। देखिए, प्रदेश सरकारों ने बहुत सख्त अहमियत अपनाया है लॉकडाउन लगाने का। जी, लौट रही हूँ आपके पास, तुरंत लौट रही हूँ। कृपा शर्मा जी से भी एक हमें कमेंट लेना है सर, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर सिमरिया। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहिब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब शहर के बाद गांव भी परमात्मा पर निर्भर है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने कई सुझाव दिए हैं कि इस कोरोना के काल में किस तरीके से सरकार लड़ सकती है और इस महामारी से निपट सकती है। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृपाराम शर्मा जी, आपका भी एक कमेंट मैं चाहूंगी इससे पहले कि आप दोनों बहस पे उतर आए, दोनों बहस शुरू कर दें। एक बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह भी पत्र लिख चुके हैं और अपने अपने सुझाव पेश कर चुके हैं। क्या आपकी नजर में कोई सुझाव अभी तक माना गया है सरकार की तरफ से? शर्मा जी। पल्लवी जी, अभी हमारे साथी भाजपा की तरफ से बोल रहे थे और जैसे ही आपने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने राहुल गांधी को कोसना शुरू कर दिया। दरअसल देश में इस समय बीमारी ही ये है कि 7 साल से भारतीय जनता पार्टी इस परिवार को कोसने के सिवा दूसरा काम ही नहीं करती। हर विफलता के लिए नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी और राहुल गांधी यही दोषी हैं। आज ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी को पता चल गया था 8 अप्रैल से ही देश में कोरोना की दूसरी लहर ने एक कहर बरपाना शुरू कर दिया था और हमारे प्रधानमंत्री जी बेखबर, क्योंकि उनको ना देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो बंगाल में चुनावी रैलियों में और तो और देखो वो वर्चुअल मीटिंग में मास्क लगा के बात करते हैं, रैली में बिना मास्क के भाषण करते हैं। ये इनकी गंभीरता का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। अब आप ये देखिए कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की किसी भी सलाह को, ना तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की किसी सलाह को ये मानने के लिए तैयार, सोनिया गांधी जी बराबर पत्र लिख रही हैं, राहुल गांधी बराबर ट्वीट कर रहे हैं। पिछली बार भी जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तब भी राहुल गांधी ने जो बातें कही सरकार ने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और राहुल गांधी को कहने लगे। आज भी मेरे साथी कह रहे थे कि ये तो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आज ये बताइए कि मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, इन्हीं राज्यों में ऑक्सीजन का संकट क्यों आया? ये संकट राजस्थान में क्यों नहीं? हालांकि महाराष्ट्र में पेंडेमिक का ज्यादा कहर है लेकिन ऑक्सीजन की कमी वहां भी नहीं आई, छत्तीसगढ़ में भी नहीं आई, पंजाब में नहीं आई। ये चलिए एक जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ मैं। कृपाराम शर्मा जी, एक सेकंड सर, एक जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ। पंजाब के सीएम ने तो आज ही मांग की है प्रधानमंत्री से कि हमें अतिरिक्त 300 एमटी ऑक्सीजन दे दीजिए। उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मांग की है लेकिन सिस्टम फेल नहीं हुआ। वहाँ आप एक भी उदाहरण बताइए जो ऑक्सीजन के राजस्थान की तस्वीर देखी थी सर आपने? राजस्थान की तस्वीर देखी थी सर आपने? एक भाई अपनी बहन को लेकर बैठा रहा और उसकी बहन को ऑक्सीजन नहीं मिली, वो वहीं तड़प तड़प के मर गई। उत्तर प्रदेश का तस्वीर देखी नहीं तो आप ऐसे डिवाइड मत कीजिए ना। नहीं शर्मा जी, आप ऐसे डिवाइड मत कीजिए ना कि देखिए हमारे राज्य में तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बाकी अन्य राजनीतिक दलों के राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे डिवाइड मत कीजिए। या तो आप ये कह दीजिए सर कि पूरी केंद्र सरकार की नाकामी है। मैं अग्री कर जाऊंगी आपके साथ कि यहाँ केंद्र सरकार की नाकामी रही कि वो व्यवस्था नहीं बैठा पाई, लेकिन ऐसे डिवाइड मत कीजिए कि उस राज्य में सब सही है और इस राज्य में सब खराब है। बताइए सरकार की जिम्मेदारी क्या है? मैं बोल तो रही हूँ सरकार अपनी जिम्मेदारी समय से नहीं निभा पाई। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं कब कह रही हूँ कि नहीं सरकार ने बहुत अच्छा काम किया? जी जी जी, बताइए। बस पूरा देश जो है प्रधानमंत्री जी की इन विफलताओं की वजह से, इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से आज पूरा देश झेल रहा है इस कहर को, कोरोना की कहर को। आप देख रहे हैं कि 4 लाख से ज्यादा प्रतिदिन पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और जो लोगों की हत्या, जो मौत हो रही है, किस तरीके से एक कंधा देने की भी स्थिति नहीं है। कूड़े की गाड़ियों में डेड बॉडियों को लेके दाह संस्कार के लेके जाना पड़ रहा है। इनकी अव्यवस्था का इससे बड़ा आलम और क्या हो? ये दुर्भाग्य है। तानाशाही में मगरूर देश के प्रधानमंत्री ना विपक्ष को सुनना चाहते हैं, ना कोर्ट को सुनना चाहते हैं, ना मीडिया को। इससे ज्यादा
बेशर्मी की बात क्या हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री आज तक मीडिया के सामने नहीं आए। इससे बड़ा कहर और क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री जी बताने की कोशिश करेंगे मीडिया के माध्यम से हमारे इंतजाम क्या है? क्या हम कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? मीडिया लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और उसको पूरा अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी तानाशाही में इतने मगरूर हैं कि 7 साल में जितनी भी समस्याएं आई, आज तक प्रधानमंत्री जी ना किसी उपलब्धि को लेकर मीडिया के सामने आए, ना इस महामारी में एक बार भी मीडिया से रूबरू हुए हैं। पल्लवी जी, ठीक है, बताइए प्रदीप भटनागर जी, कहाँ है प्रधानमंत्री? पूछ रहे हैं कृपाराम शर्मा जी कि आखिर वो मीडिया के सामने आकर बताते क्यों नहीं कि ये जो बदइंतजामी का हमने मंजर देखा है ये किसकी जिम्मेदारी है? ये देश में काला इतिहास लिखा जाएगा जब देश का प्रधानमंत्री 7 साल के कार्यकाल में एक बार भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने नहीं आए हैं, मीडिया के सामने नहीं आए हैं। मन की बात करते हैं, एक तरफा करते हैं बस। वो अभी शिबू सोरेन जी को भी फोन मिलाया, वो कहते रह गए भाई मेरी भी तो सुन लो, प्रधानमंत्री जी फोन काट दिया। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। अरे भैया, लोकतंत्र, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें पक्ष को विपक्ष की, पार्लियामेंट की और न्यायपालिका की, विधायिका की, सबकी सुननी पड़ती है और सुननी भी चाहिए सबको साथ। और ये तो कहर है, इसमें तो आपदा है और आपदा में तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। और हमारे आज खड़गे जी कह भी रहे हैं, क्यों लिखना पड़ा उनको पत्र कि प्रधानमंत्री जी इतने बड़े पेंडेमिक में भी ना विपक्ष से कोई सरोकार है, ना पार्लियामेंट में कोई कमेटी ऐसी गठित की है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक कमेटी गठित किया है। क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि कोई एक समिति बना के इस देश में पहले इस बीमारी से लड़ा जाए? क्या ये दायित्व प्रधानमंत्री जी का नहीं है? ठीक है, प्रदीप भटनागर जी से जवाब ले लेते हैं शर्मा जी। बताइए प्रदीप भटनागर जी। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा, अगर शर्मा जी बोले तो मैं बीच में फिर मैं बोलना शुरू करूं। नहीं, भटनागर जी बोल रहे हैं, आप ये जरूर बताइए प्रधानमंत्री जी 7 वर्षों में क्या एक बार भी किसी भी समस्या को लेकर मीडिया के सामने आए हैं? नहीं आए हैं तो क्यों? देखिए, ऐसा है, मैं थोड़ा सा डाल दूं रोशनी भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, 7 वर्ष होते जा रहे हैं। देखिए, आज दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मेडिकल है, इरविन हॉस्पिटल है, पंथ है, कई सारे हॉस्पिटल है। देखिए, आज 7 सालों में आपदा आई है, बिल्कुल 7 साल बाद 7 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार को हो गए, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं। क्या कोई पूछ सकता है इनसे भी कि इन्होंने इतने बड़े हॉस्पिटल इनके कार्यकाल बने कि ऑक्सीजन प्रबंधन क्यों नहीं ठीक किया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑक्सीजन प्रबंधन पूरा ठीक था? एकदम आपदा आई, उसके अंदर अब प्लांट सारे चालू कर दिए गए हैं। हर जिले के अंदर उत्तर प्रदेश के प्लांट चालू होते जा रहे हैं एक एक करके। क्या इन्हें पता है गाजियाबाद में सबसे पहला प्लांट लगा? आज जो चीज खड़गे साथ, खड़गे आदरणीय खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है और देखिए इन्होंने खड़गे जी को भी साइड लगा दिया आज के टाइम में और आज उनकी बात को तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सीनियर लीडर है और उन्होंने अगर कोई बात रखी है उसके आदर पूर्वक देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस चीज को समझा भी है। आदरणीय खड़गे साहब बहुत वरिष्ठ नेता है और जो सलाह देंगे देश हित के लिए बिल्कुल देंगे। बहुत सूझे हुए नेता है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। भटनागर साहब, खड़े होकर बोलते तो मैं भी सुनता हूँ। चाहूंगा माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा भटनागर साहब, आप ये बताइए, शर्मा जी जो 1 साल पहले कहर बरपा चुकी है, बता दूं आपको, जिस समय झारखंड से चली थी ट्रेन सबसे पहले राजस्थान, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी क्या किया है आपने? पीएम केयर फंड में जो पैसा दिया था, देश की जनता ने और विदेशों से भी लोगों ने दिल खोल कर दान दिया था फंड में, इसलिए दिया था कि हमारे देश की 140 करोड़ की जनसंख्या की इस कोरोना से रक्षा हो सके, इस महामारी से रक्षा हो सके। क्या किया प्रधानमंत्री जी ने 1 साल में पीएम केयर फंड के पैसे का? देश की जनता पूछना चाहती है, दानदाता पूछना चाहते हैं कुछ एक उस पैसे का, उस पीएम केयर फंड के पैसे का जिसको आपने आरटीआई से भी बाहर रख लिया, जिसमें किसी देश के एक भी नागरिक को यह अधिकार नहीं है उस पैसे के बारे में पूछने की उसकी मद क्या है, किस मद में वो पैसा खर्च हुआ है, उसकी रकम का टोटल कितना है, ये पूछने का भी अधिकार नहीं है। भैया, अब देश की जनता जान चुकी है, अच्छी तरह समझ रही है। ये दूसरी कहर, पहली बार नहीं लहर आई है, ये 1 साल बाद दूसरी लहर आई है और इसमें सरकार पूरी तरह चुनावों में मस्त थी। माननीय प्रधानमंत्री जी चुनावों में मस्त थे, पूरा फोकस बंगाल पे था और इसी वजह से इस देश को ये झेलना पड़ा। जी, एक बात अब कितनी बार रिपीट करेंगे आप? अगर आप बोले तो मैं बोलना शुरू करूं, मैं चुपचाप बैठा आप ही की सुनूंगा, आपकी जो बोलना है बोलिए बोलिए। नहीं, आप पूरा कीजिए अपना, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा समय देता हूं मैं आपको।
आप जो चीज 4 बार रिपीट करके बोलना चाहते हैं मैं 4 बार सुनूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या किसी को मीडिया के सामने आना नहीं चाहिए क्या? चलिए बताइए प्रदीप भटनागर जी, अब आपने उनके हाथ में दी है डोर तो फिर वो तो खींचेंगे ही ना सर। अब आपने उनको पकड़ाए हैं मुद्दे, तो वो तो अब आपको लग रहा है कि वो मुद्दे नहीं बुलाए जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनो, देखिए ठीक है आप दूसरे के बीच में बोलने लगो, ये सभ्यता नहीं सिखाई गई है मेरे को। जब शर्मा जी बीच में बोल रहे चुपचाप सुन रहा था उनको, जब मैं बोलना शुरू करा मैंने बोला तो शर्मा जी को सुनना चाहिए था। चलिए सर एक एक करके बात करेंगे। आप कृपया शर्मा जी आप भी सुन लीजिए, एक बार उसका जवाब ले लीजिए। जवाब कंप्लीट होगा मैं तुरंत आपके पास ही लौट के आऊंगी सर। एक बार जवाब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि दोनों एक साथ बोलेंगे ना तो फिर दोनों की आवाज नहीं आ पाएगी। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा आदरणीय शर्मा जी थोड़ा सभ्यता के दायरे में सुनिए, आप भी बीच में ना बोले आप प्लीज। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जो राजस्थान की इन्होंने बात करी बिल्कुल ठीक है। राजस्थान सबसे पहले झारखंड से जब ऑक्सीजन चली प्लांट से, और सबसे राजस्थान सरकार ने 4 दिन तक टैंकर रिलीज नहीं करे, 4 दिल्ली के लिए, और दिल्ली में हाहाकार हो गया। वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। पंजाब सरकार ने जिस सरकारों ने ऑक्सीजन डिमांड करी उसको पहुंचाई गई ट्रेन से, हर माध्यम से। इस चीज को नहीं कहेंगे। आपदा को रोकने के लिए बिल्कुल हर देश का प्रहरी, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो एक इंजन चलाने वाला ड्राइवर हो, कोई मेरा भाई हो, चाहे वो टैंकर चलाने वाला मेरा भाई हो, उन सब ने रात दिन अपने को जग के ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। हर हॉस्पिटल चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी। और आज भी राजधानी में विभिन्न प्रदेशों के अंदर जितने बड़े हॉस्पिटल है सब में प्लांट लगाने का काम DRDO ने बिल्कुल युद्ध स्तर पे लगा रखा। और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी इस काम को संभाले कर रही है, और कई जगह प्लांट चालू भी हो चुके हैं। आइए मैं बताता हूँ PM केयर जो फंड के बारे में कह रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय कई CMO पे तलवार लटक रही है सस्पेंड होने की। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष जब कोरोना काल था, हर जिले के बड़े अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर 30 कहीं 40 कहीं 50 भेजे गए थे। और जिन्होंने की लापरवाही से, डॉक्टर्स की लापरवाही से, CMO की लापरवाही से नहीं लग पाए, उन पे तलवार सस्पेंड और उनको सजा देने की तैयारी चल रही है। मैं वो भी क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है जो आप फंड की बात तो कर रहे हैं, मगर आपने कभी जाके ये नहीं देखा जिलों के अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। सरकारें आपकी भी चल रही हैं कई प्रदेशों के अंदर, आपने क्या तैयारी कर रखी है? उंगली उठाना बड़ा आसान है, मगर अपने प्रदेशों में देखते तो लोग वहां पेड़ों के नीचे ड्रॉपिंग लगवाए होते। राजस्थान में लोगों ने देखा कि पेड़ों के नीचे ड्रॉपिंग लग रही हुई थी, ऑक्सीजन लेटे हुए जगह नहीं थी। व्यवस्था को छोड़ दीजिए आप लोगों ने अपने क्षेत्रों में, अपने प्रदेशों में जो कोविड के इंजेक्शन लग रहे थे, आपने झूठ बोल के उनको लेट कर दिया। आप टीवी पे आके जो बोलते हैं ठीक है, आप बिल्कुल बोलते हैं, आप सरकारों को कोसिए, मगर आपको अपनी चीजें भी बतानी पड़ेंगी जिनको आप छुपाते हैं बैठ के। यहाँ पे सरकार सजग है और एक एक जनतावासी को बचाने के लिए, कोरोना मुक्त करने के लिए ही इतना कैडा लॉकडाउन लगा रखा है हर प्रदेशों के अंदर। और रेगुलर प्रधानमंत्री हर प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री सबके संपर्क में है। आपको यही पता चलती है उत्तर प्रदेश के CM खुद कोरोना काल के अंदर खुद घूम रहे हैं हर जिले के अंदर। 60,000 अगर मैं झूठ बोलूं तो आप इस चीज को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, वाम दल के हो, किसी पार्टी के हो, सब अपने स्तर पे काम में लगे हुए हैं। मैं किसी मुख्यमंत्री को, किसी मंत्री को, किसी MLA पार्षद को गलत नहीं कहूंगा। आज के टाइम में सबको जान प्यारी है और अपनी जान को देखते हुए सब काम भी कर रहे हैं। बेशक आप घर में बैठे होंगे और ट्वीट करते रहे बैठे हुए आप, मगर मैं किसी जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, जो भी चुन के आए हैं, वोट दिया है जनता ने, जो चुन के आए हैं इलेक्ट्रिक, वो सब अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों। प्रदीप भटनागर जी, आप ये तो मानेंगे ना सर कि शुरुआत के दौर में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि हम भूल गए थे कि कोरोना गया नहीं है। जो लापरवाही बरती गई उसका नतीजा तो अब हम भुगत रहे हैं, ये तो आप मानिए सर। बिल्कुल वही आपकी बात पे आ रहा हूँ। जितने बड़े हॉस्पिटल बने और कांग्रेस के कार्यकाल में, और आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने और मनमोहन सिंह जी ने हॉस्पिटल बड़े बड़े बनाए और बड़े बड़े चीजें रखी। क्या इनसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या ऑक्सीजन उसमें आज जो आपदा आ रही है, ये आपदा आती अगर ये पूरी प्लानिंग से इन चीजों को लेके चलते तो आपको क्या लग रहा है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनको याद था, इनको पता था कि हाँ देखिए भाई साल 2020-21 में इस तरह की आपदा आएगी, हम अभी से तैयार हो जाते हैं। अंदर ऐसी आपदा भी नहीं। आपका तो सीरो सर्वे कह रहा था प्रदीप जी, आपका तो सीरो सर्वे कह गया कि दूसरी लहर आएगी, आप तब तैयार नहीं हुए और आप उम्मीद कर रहे हैं कि गांधी परिवार अपने जमाने में पहले तैयारी करके बैठ जाता है। लहर आप बिल्कुल कह रहे हैं, लहर आएगी, मगर ये आपदा नहीं पता थी कि इतने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। और अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ी
तो सरकार ने युद्ध स्तर पे उस काम करना भी शुरू करा। मैंने आपसे ये कहा जितने बड़े हॉस्पिटल बनाए गए प्लानिंग के तहत, अगर उसमें सरकारें प्रदेशों की अगर काम करती होती, इस प्लांटों को लेकर जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। आज सबकी आंखें खुली हैं, तो लोगों ने, अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने युद्ध स्तर पे हर बड़े हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है। एक चीज मुझे क्लियर कर दीजिए, हो सकता है सर मेरी जानकारी दुरुस्त ना हो, ऑक्सीजन का वितरण, आवंटन, ऑक्सीजन का प्लांट लगाना, ये किसके अंडर में आता है सर? देखिए सब मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका एक क्या होता है, राज्य सरकार को देखना होता है चीजें। राज्य सरकार का जो मुख्यमंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री होता है, उस पर डिमांड आती है, वो चीजें कराता है। इन चीजों को सब सरकारों का अपना अपना इंतजाम करने का होता है। ये चीजें प्रोटोकॉल में होती हैं। हर सरकार अपना बजट भेजती है केंद्र को, और सबका केंद्र बजट देता है स्वास्थ्य का, और उसके अंतर्गत होता है। कुल मिला के होता केंद्र के अंडर में ही है, लेकिन राज्य सरकारें भी सोती रही, उन्हें भी याद नहीं रहा कि इस तरह की स्थिति हो सकती है, और केंद्र सरकार भी सोती रही। मैं बताता हूँ, मैं तो खुद अपनी सरकार से भी डिमांड कर चुका हूँ, जितने भी प्रदेशों के अंदर, जितने भी सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, सबको इमीडिएट सस्पेंड कर देना चाहिए। जितने भी प्रदेशों के अंदर स्वास्थ्य सचिव हैं और जो बड़ी बड़ी गद्दियों बैठे हैं, उनको सस्पेंड फौरन कर देना चाहिए। जिनकी लापरवाही से वेंटिलेटर नहीं लग पाए, जिनके चक्कर में ये चीजें झेलनी पड़ी देश की जनता को, मैं तो उन्हें भी दोषी करार देता हूं बैठ के आपके चैनल पे। ठीक है, बताइए कृपाराम शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं? पल्लवी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भटनागर साहब से और आपसे भी, आपके माध्यम से ये बात को भाजपा हाईकमान से भी पूछना चाहता हूँ कि पहले से आपदा प्रबंधन के लिए तैयारियां होती है। जैसे बाढ़, जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, तो बाढ़ के सीजन से पहले ही हमारा प्रबंधन तंत्र जो है मजबूती से काम करना शुरू कर देता है, और उसका मुकाबला करने के लिए, उस आपदा को फेस करने के लिए तैयारियां की जाती हैं। जब सीरो सर्वे हमारा ये बता रहा था, जो 8 जनवरी से बंद कर दिया, दुर्भाग्य देखो इस देश का, कि दूसरी लहर कहर बर पाएगी, लेकिन इस प्रबंधन को मॉनिटरिंग करने के लिए भी एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम बनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी या देश के गृह मंत्री या इस आपदा को देखने के लिए सिस्टम था कहाँ इस देश में? कौन था जो राज्य सरकारों से इसका अपडेट ले रहा था? और यदि ले रहा था तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? हिम्मत है तो करिए सार्वजनिक। महाराष्ट्र सरकार ने हर चीज छुपा के रखी केंद्र सरकार से। महाराष्ट्र सरकार ने हर चीज छुपा के रखी, पता है आपको? अगर महाराष्ट्र सरकार, अगर महाराष्ट्र सरकार अगर केंद्र सरकार समन्वय बना के रखती तो ये नौबत नहीं आती। वहां महामारी खत्म नहीं हुई थी 2020 से अब तक, मगर इन्होंने नहीं काम किया। ठाकरे जी की सरकार चुपचाप बैठी रही, और कहाँ से पैसे इकट्ठा करना, 100 करोड़ रुपए महीना कहाँ से आएगा, किन 12 बार से आएगा, कहाँ से ठेके से आएगा, इन चीजों में लगे रही। अगर सरकार चाहती महाराष्ट्र की तो इस आपदा को रोक सकती थी, मगर उन्होंने कुछ भी काम स्पीडली नहीं करा। केंद्र सरकार ने कई बार लेटर लिख के भेजा, अब हमें स्थिति पता है क्या है। तो फिर प्रदीप को अभी महाराष्ट्र सरकार की मैनेजमेंट तारीफ हुई है, आज जो नौबत पूरे देश को झेलनी पड़ रही है। प्रदीप भटनागर जी, आपकी राज्य सरकारों ने फिर महाराष्ट्र सरकार के से क्या सीखा? अभी उनकी तारीफ की ना सुप्रीम कोर्ट ने कि महाराष्ट्र सरकार से मैनेजमेंट सीखिए। उन्होंने मैनेजमेंट अपना अच्छा किया, ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर उनकी तारीफ हुई है। तो आपकी राज्य सरकारों ने क्या चीज सीखी है? तो आपने सीख लिया कि उन्होंने चीजें छुपा। आज के टाइम आज उन्हें तारीफ मिल रही है। आज जो नौबत आपकी खड़ी हुई है, आज उद्धव ठाकरे की वजह से, आज मैं उनको 100% नंबर देता हूँ, इल्जाम लगाता हूँ। आज जो नौबत आई है विभिन्न प्रदेशों के अंदर महाराष्ट्र सरकार की वजह से, अगर ये सजग होते, इन्होंने टेस्टिंग तक बंद कर दी थी। वहां से रोके नहीं गए, जितने मजदूर पलायन कर रहे थे उसको रोटी नहीं दी गई महाराष्ट्र सरकार से। ये नहीं बोल पाएंगे इस विषय पे। कांग्रेस सरकार ने यहाँ बैठे कांग्रेस के नुमाइंदे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे सोनिया जी, एक उदय ठाकरे जी को एक लेटर नहीं दिया, दे दे भैया जो पलायन कर रहे हैं इनको रोका जाए। मीडिया के माध्यम से बहुत चीज दिखाई गई और सबने दुनिया ने देखी। आप बता नहीं सकते बैठ के। 500 बसें गई थी उत्तर प्रदेश में, उन्हें बहुत डर था कि मुझे कोविड ना हो जाए, इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री घर से निकले ही नहीं। आप उत्तर प्रदेश के सिस्टम को बहुत अच्छी तरह जानते हो। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी सब जगह कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मैं महाराष्ट्र के विषय में बोल रहा हूँ, आप महाराष्ट्र के विषय में बताइए शर्मा जी। जो महाराष्ट्र के विषय में बोल रहा हूँ, ठीक है, थपथपाई है पीठ आज के टाइम में।
उस समय जब कोरोना जब पूर्ण जन्म में था, तब क्या करा? आदरणीय राहुल जी ने लेटर लिखा था ठाकरे जी को, श्री सोनिया गांधी जी ने लिखा था। बताइए कृपाराम शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, मैं बीच में एक कॉल आ गई थी। जी जी मैडम जी, बताइए बताइए। मैं सुना नहीं, मुझे क्या पूछा मैंने? वो पूछ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को कितनी बार पत्र लिखा, वहां पर कितने सुझाव दिए गए? आपके सारे नेता सुझाव केंद्र सरकार को देते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को किसने क्या सुझाव दिए ये भी बता दीजिए। ठाकरे की मैनेजमेंट की और इस पेंडेमिक से लड़ने की सुप्रीम कोर्ट तक भी प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, आप मध्य प्रदेश की विफलताओं की बात करिए, आप बिहार के बारे में गांधी परिवार के किस सदस्य ने पत्र लिखा, वो ये पूछ रहे हैं। ये तारीफ तो अब हो गई सर, एक हफ्ते पहले, उससे पहले तब कौन सी स्थितियां ठीक थी? किसने पत्र लिखा, किसने क्या सुझाव दिए, वो सुझाव बताइए। ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगी सर। कृपाराम शर्मा जी, मैं आपका जवाब लूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब, 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन से चला जाऊगा। ओए तू ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के मसले पर ही हम चर्चा कर रहे हैं कि बद इंतजामी की तस्वीरें अब हर जगह नजर आ रही हैं और विपक्ष लगातार इन बद इंतजामी की तस्वीरों को साझा कर रहा है और सवाल उठा रहा है कि आखिर प्रशासनिक व्यवस्था कहां चली गई, केंद्र सरकार क्या कर रही है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए कृपाराम शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे सवाल कर रही थी कि तारीफें तो अब हो गई, उससे पहले जब हालात खराब थे तो गांधी परिवार के किस सदस्य ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर सुझाव दिए थे कि ऐसा कर लीजिए और वैसा कर लीजिए? शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं पहुंच रही है कृपा शर्मा जी तक। तब तक प्रदीप भटनागर जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी। सर, एक एक करके 3 और मुद्दे हैं, उन पर भी मुझे आपसे रिएक्शन लेना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जो पत्नी है इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है और जिस तरीके से वीडियो जारी किया है खुद विधायक ने और कह रहे हैं कि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता कि कभी किसी गरीब के साथ हो, तो हम यही इसी से अंदाजा लगा लें सर, जब विधायक पद पर बैठे शख्स के साथ इस तरह से बीत सकता है तो आम आदमी की तो क्या स्थिति हो रही होगी इस समय? बिल्कुल, आप देखिए, मैं बताता हूँ। इस समय कुछ हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स ने इतनी लापरवाही बरत रखी है, मैं नहीं बोलना चाहता था। वो एक कोरोना योद्धा है और मैं पहले सैल्यूट करता हूँ, पर कुछ डॉक्टर्सों ने इतनी, बस क्या बताऊं, इतनी हरकतें कर रखी हैं कि पेशेंट तक ना जाना। बहुत देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ दिखाया गया कि हॉस्पिटलों में क्या क्या लापरवाहियां हो रही हैं और मैं इसे नकारूंगा नहीं। मैं डॉक्टरी पेशे पे उंगली उठाऊंगा, बिल्कुल। हर डॉक्टर ऐसा नहीं है, डॉक्टर ऐसे भी हैं जो रात दिन सेवा कर रहे हैं और डॉक्टर ऐसे भी हैं जो पेशेंट को देखने जब दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और बहुत से लोगों ने अपनी जान दे दी इन डॉक्टरों की वजह से भी। मैं ये नहीं कहूंगा, जो सच है वो सच है। सच का आईना बड़ा कड़वा होता है, किसी भी सरकार के लिए हो चाहे मेरे लिए हो, और सच को एक्सेप्ट करना चाहिए।
इस चीज को सुधार के लिए ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ही संभाला है सिर मोर्चा और जिले वाइज घूम रहे हैं और आज भी गए और कल भी गए। 97,000 गांवों के अंदर एक साथ टेस्टिंग चालू कर दी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर आज 5 दिन से। आज क्लियर कर दूं आपको मैं एक चीज। ठीक है, और एक चीज और है उत्तर प्रदेश में कि कोई ऑक्सीजन की कमी ना बोले, इसको लेकर रासुका लगा दी जाएगी। ये बड़ी बात उछल रही है इस समय। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि तस्वीरें तो उत्तर प्रदेश से सामने ही नहीं आ पा रही क्योंकि आप कुछ कह ही नहीं सकते, नहीं तो एनएसए के तहत आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी। आपके खुद के भाजपा सांसद कौशल किशोर, उन्होंने तो ना जाने कितनी बार अपने वीडियो पोस्ट किए हैं ये बताते हुए कि देखिए इस अस्पताल में ये कमी है, इस अस्पताल में वो कमी है। मैंने अभी पहले अपने वाक्य में कहा था कि कई जिला हॉस्पिटलों के जो सीएमओ हैं वो बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं और बरती भी है। और मैं तो निवेदन करा भी आपके माध्यम से प्रदेश सरकारों के जितने भी स्वास्थ्य सचिव हैं प्रदेश के, उन पे इमीडिएट रासुका या उन पे इमीडिएट सस्पेंड उन्हें कर देना चाहिए, जिनकी लापरवाही से आज झेलना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। अगर वो एक्टिव होते, जिन जिन जिलों के अंदर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और जितनी चीजें पहुंची हैं और वो लगी नहीं है, वो दोषी है इस चीज के। और साथ में सीएमओ भी उस हॉस्पिटल के दोषी हैं जिनकी वजह से चीजें सामने आ रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा इस चीज के बारे में, जो गुनहगार है वो गुनहगार है, ना मैं किसी गुनहगार को बचाना चाहता, चाहे तो मैं भी क्यों ना हूं। जो चीजें सामने मीडिया दिखा रही है वो रियल है। और ऐसे बिहार से भी 2 वीडियो वायरल हुए हैं सर, ये तो मैंने आज के वीडियो दिखा दिए। रोजाना ना जाने ऐसे कितने वीडियो सामने आते होंगे जहां पर अव्यवस्थाओं का आलम साफ तौर पर दिखाई देता है। कोई ठेले पर लेकर जा रहा है तो कोई, अब ये तो आम हो गया है। अगर कोरोना संक्रमित की मौत हो रही है तो हम उसके शव के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे, ना हम उसको वो सम्मान दे पा रहे हैं कि अब डेथ हो गई है तो कम से कम अब तो सम्मान दे दें। ये तस्वीरें देख रहे हैं हम, उसके बाद कैसे सवाल ना खड़े हो। आपके माध्यम से तो ये भी देखा है देश दुनिया ने कि डॉक्टर पेशे ने किडनियां निकाल ली हैं जी। मैं इसे भी ना नहीं करूंगा कि कहीं डॉक्टर भगवान बने हैं तो कहीं डॉक्टर राक्षस बने हुए हैं। जनता, हमारी देश की जनता कुछ जागरूक और होना पड़ेगा, उसकी आज जरूरत भी है। आज जिस चीज से हम जूझ रहे हैं, डॉक्टर पेशा इतना गिर भी सकता है, मैं ऐसा कभी सोचा नहीं था। ये तो डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि जीवन दाता होता है भगवान का डॉक्टर। मगर आज नौबत ऐसे एलिगेशन आने लगे हैं कि मैं बता नहीं सकता कि बस क्या बोलूं, बस शब्द नहीं है मेरे पास तो। हाँ, तो ये तस्वीरें देखकर हर कोई निशब्द ही हो रहा है सर। किसके पास शब्द हैं, कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा जब ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं कि किस तरीके से मरीजों को ठेले पर ले जाया जा रहा है, या फिर एक ही एम्बुलेंस में भरकर जब कोविड संक्रमितों की मौत हो जाती है तो उन्हें शमशान घाट तक ले जाते हैं। एक ही चिता पर 5-5 शव जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें कहाँ से अच्छी हो सकती हैं, या इनके लिए कोई क्या कह सकता है। एक बार फिर से कृपाराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस बार फोन लाइन पर वो जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 पल्लवी जी। सर, बिहार से जो 2 तस्वीरें हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई, जो कि अभी भी हम दिखा रहे हैं, इन पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। दोनों ही तस्वीर बिहार की। एक तस्वीर हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से एक पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसे ठेले पर अस्पताल तक पहुंचाया गया। वैसे ही एक तस्वीर ये थी कि कोरोना संक्रमित की मौत हो गई तो जलाने की किसी ने जहमत नहीं उठाई, सीधे ले जाकर नदी में फेंक दिया। इन तस्वीरों पर भी अपना रिएक्शन दे दीजिए शर्मा जी। पल्लवी जी, ये बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं। जैसे बिहार से आप 2 तस्वीरें भेज रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, स्थिति बहुत बदतर है। नोएडा की एक घटना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक माँ अपने 24 वर्ष के बेटे को रेमडेसिविर के लिए हमारे सीएमओ के पास जाती है और वो पैर पकड़कर कहती है कि सीएमओ साहब मेरे बेटे की जान बचा लो। तो सीएमओ उनको धक्का देकर कहते हैं कि कल जो दिखाई दी यहाँ तो जेल भेज दूंगा। रात को 10 बजे उसका बेटा दम तोड़ देता है, इकलौता बेटा। देश में हाहाकार मचा हुआ। लेकिन मैं एक चीज विनम्रता से भटनागर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस बात पर नहीं एक बार भी रिप्लाई देंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी यदि गंभीर हैं तो उनको देश के सामने, मीडिया के सामने आना चाहिए इस पेंडेमिक में, कम से कम इस पेंडेमिक में आकर अपनी देशवासियों को मीडिया के माध्यम से अपनी योजनाओं को बता दें हमारी क्या क्या तैयारियां हैं। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि यही हालत रहे
तो आने वाला समय और भी ज्यादा खतरनाक होगा। सीरो सर्वे जो अभी आपने बंद किया है वो ये बता रहा तीसरी लहर तो बच्चों पे भी कहर बर पाएगी। इन सब चीजों के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं? इस समय भय का वातावरण देश में बना हुआ है। कम से कम प्रधानमंत्री की मीडिया के माध्यम से एक बार सामने आए और ये कहें कि भाई हमारी ये तैयारियां हैं। बिल्कुल, 2 सवाल प्रदीप जी, इन दोनों सवालों का जवाब हम आपसे चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं सर, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। PGI में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए प्रदीप भटनागर जी, 2 सवाल आपसे पूछे गए थे। पहला सवाल ये कि कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री मीडिया के सामने अपनी आगामी तैयारियों को और अपनी योजनाओं को साझा करने के लिए, और दूसरा सवाल कि तीसरी लहर के लिए अभी से आशंका जताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, बच्चों के लिए इस बार ज्यादा खतरा है, तो क्या तैयारी है इसको लेकर? देखिए, ये जो लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है बार-बार, वो इसीलिए बढ़ाया जा रहा है जो बीमारी को रोका जाए। ये जो रोकथाम के लिए ही सब चीजें करी जा रही हैं। बच्चे देखिए कितना बड़ा बच्चों का दिल है जो गलियों में खेलते हैं, स्कूल जाते हैं और वो बेचारे आज घरों में कैद हैं। उनके दिल से पूछिए कि उनके तो पंख ही कट गए। उन बच्चों के दिल से पूछिए, बेचारे कब्रों में घरों में कैद हैं। इसीलिए तो कि जीवन है तो सब कुछ है। और उस चीज को जो थर्ड लेयर आ रही है उसको रोकने के लिए ही
प्रदेश अपने अपनी गाइडलाइन जारी कर रही है और फिर से जितना भी आगे टाइमिंग बढ़ रहा है लॉकडाउन को, उसको बढ़ा रही है। पहले चीज, अभी एक बात कर रहे थे हमारे शर्मा जी नोएडा के सर आगे बढ़ो आप, उससे पहले मैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देती हूं, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। टीएमसी नेताओं के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी राज्यपाल ने दी है। टीएमसी के 4 नेताओं के खिलाफ केस चलाया जाएगा। टीएमसी नेताओं के खिलाफ राज्यपाल ने सीबीआई केस चलाने की इजाजत दे दी है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल के 4 पूर्व मंत्रियों और टीएमसी नेताओं पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। टीएमसी के 4 नेता कल शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले राज्यपाल के द्वारा ये अहम मंजूरी दी गई है। राज्यपाल ने टीएमसी के 4 नेताओं के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी। सीबीआई केस चलाने की इजाजत दी गई है राज्यपाल के द्वारा। ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। बंगाल के 4 पूर्व मंत्रियों और टीएमसी नेताओं पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। चलिए अब अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोरोना को लेकर हम बात कर रहे हैं। जी बताइए प्रदीप भटनागर जी। जब हम देश का तिरंगा झंडा देखते हैं ना तो छाती चौड़ी जाती है, और जब राष्ट्रगान सुनते हैं तो और चौड़े हो जाते हैं, सीना फूल जाता है। मगर इस देश में जो गद्दार अंदर ही बैठे हैं, जो कफन के जो कपड़ा भी चोरी करने लगे हैं, अब बागपत के ही के बता रहा हूं आपको मैं, जितने भी शव थे उनके जो कपड़े निकलते हैं वो चोरी करने लगे और उनको पैक करके बेचने लगे। देखिए ये देश के जनता के क्या हाल है। आज देश की जनता कितने स्थिर तक गिर गई है अपना पैसा कमाने के लिए। आज ये चीजें भी देखिए सामने और देखने को मिल रही हैं। आज दुनिया आपदा में खाना अपने घर बना के खिला रही है, जो हॉस्पिटलों के बाहर लोग पड़े हैं उनके लिए। और देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी से, हेराफेरी से, काला बाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। और अभी मेरे शर्मा जी कह रहे थे सीएमओ के विषय में, नोएडा बता रहे थे, अगर आप नोएडा के नेता हैं तो आप डीएम से क्या शिकायत करी आपने क्या सीएमओ के लिए आपने क्या करा, आपने सस्पेंड कराने के लिए? आपका भी कर्तव्य बनता है जागरूक होने के लिए और जागरूक करने के लिए भी। आप जाते डीएम से शिकायत करते और इमीडिएट सीएमओ को हटवाते। आपने क्या रोल अख्तियार किया जनता के प्रति? आप भी जनता के नेतृत्व करते हैं, नेता पूरे देश। आपने बड़ी आसानी से बैठ के चैनल पे बता तो दिया, मगर आप ये उदाहरण नहीं बताएंगे कि आपने क्या किया। क्या आपका नोएडा की जनता के लिए कोई वो नहीं बनता कर्तव्य कि आप उनके लिए खड़ा होना चाहिए था? आपको इमीडिएट सीएमओ को सस्पेंड या उसके एक्शन कराना चाहिए था डीएम से मिलकर। चल के दूसरी बातें करेंगे। नोएडा कांग्रेस इस समय हर उस परिवार को खाना उपलब्ध करा रही है जिसके परिवार में कोई भी कोरोना पॉजिटिव है। उसके खाने के लिए हमने अपने ऐप बनाया हुआ, उसमें जो सूचनाएं मिल रही है वहां हमारे लोग खाना लेके पहुंच रहे हैं। आप ये बताइए अपनी जिम्मेदारी से मत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपदा को अवसर में बदलने का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पीएम केयर फंड बनाकर, उस पैसे का आज तक ये नहीं पता। ऐसे ही ये जो काला बाजारी हो रही है, लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी से सीखा है। आपके लोग महाराष्ट्र में 60,000 रेमडेसिविर के साथ पकड़े जाते हैं और थाने में पहुंच जाते हैं देवेंद्र फडणवीस साहब और कहते हैं कि ये हमारी पार्टी ने मंगवाया था। अरे शर्म करो, कम से कम इस आपदा में तो इस जनता का ख्याल करो। जनता पे कहर बरपा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घटिया राजनीति और कर रहे हैं ऊपर से। मैंने ये पूछा है कि देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जनता के सामने आते मीडिया के माध्यम से? वो कम से कम 4 साल में पहली बार ही आ जाए, मीडिया के सामने आ जाए और वो बताए कि हमारी आगे तैयारी क्या है। जो हमने खो दिया वो तो खोजे, कम से कम अपने बच्चों को, देश के भविष्य को तो हम बचा लें। कोरोना की जो तीसरी लहर कहर बरपाने वाली है, जिसमें बच्चे भी उसकी जद में आने वाले हैं, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कितने गंभीर है, वो आके प्रेस के माध्यम से क्यों नहीं बताना चाहते, क्यों नहीं बताते? चलिए बिल्कुल कृपाराम शर्मा जी, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि सरकार पहले से ही तैयार हो तीसरी लहर के लिए। और बच्चे क्योंकि ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो पहले जो गलती हमने की वो फिर से हमारे द्वारा ना दोहराई जाए, यही अपेक्षा हम करेंगे। फिलहाल मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि शहरों के बाद अब गांव भी जो है परमात्मा पर निर्भर हो गए हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि किस तरीके से अब शहरों के साथ साथ गांव भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और हमारे पास इसके लिए भी कोई इंतजाम नहीं। इसके बाद चर्चा अब शुरू हो गई है, बहस शुरू हो गई है और राहुल गांधी के ट्वीट पर लगातार कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बंगाल से बाबुल सुप्रियो को पुलिस ने समन दिया है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को पश्चिम बंगाल पुलिस ने समन जारी किया है। ये बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से इस समय आ रही है। एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बाबुल सुप्रियो को 3 दिन के अंदर हरोरा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा गया है। उन्हें नोटिस सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बाबुल सुप्रियो को समन जारी किया है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को पश्चिम बंगाल पुलिस ने समन जारी किया है। बड़ी जानकारी इस समय एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बाबुल सुप्रियो को 3 दिन के अंदर हरोरा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा गया है। US 41A CRPC के तहत उन्हें ये नोटिस जारी किया गया है। बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को समन जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा ये समन उन्हें भेजा गया है। बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। बाबुल सुप्रियो को 3 दिन के अंदर हरोरा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा गया है। 3 दिन के अंदर केंद्रीय मंत्री को अपनी हाजिरी देनी होगी। पश्चिम बंगाल के पुलिस के द्वारा ये समन जारी किया गया है। हरोरा पुलिस स्टेशन में उन्हें अपनी हाजिरी देनी है।